हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में बेसिक्स ऑफ प्लांट्स ब्रीडिंग सब्जेक्ट की, और इस सब्जेक्ट में ये हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। इससे पहले वाली क्लास में हमने चर्चा की थी कि प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से टॉपिक है, उन टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि हमने सिलेबस एनालिसिस पर चर्चा की थी। और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि जो पादप प्रजनन विज्ञान है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसमें किन किन वैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान रहा, तो उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स ब्रीडिंग जो सब्जेक्ट है उसके हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट की, यानी ऐतिहासिक विकास के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो प्लांट ब्रीडिंग होती है वो होती क्या है, यानी इसका एक परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। तो पादप प्रजनन क्या होता है कि वह विज्ञान जिसमें पौधों की नई और बेहतर किस्मों का विकास किया जाता है, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग में क्या होता है कि नई नई जो भी ऐसी जो फसलें होती है उनमें नई वेराइटियां डेवलप की जाती है, जिससे क्या होता है अच्छा उत्पादन हो, रोग प्रतिरोधकता उनमें ज्यादा हो, और भी ऐसे नई नई उसमें जो विकास होता है वो हम पादप प्रजनन में पढ़ते हैं और करते हैं। यानी पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पौधों की नई और ऐसी वेराइटियों का विकसित करना जो कि उत्पादन भी अच्छा हो, यानी कि उनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उत्पादन बढ़ाना, रोग प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाना और गुणवत्ता सुधार करना। यानी कि जो फसलें होती है उनमें एक तो उसका उत्पादन बढ़ाना होता है, दूसरा उसकी जो रोग प्रतिरोधकता है, यानी कि उसमें रोग और कीटों का प्रकोप कम होना चाहिए, उनसे प्रभावित कम होनी चाहिए, और उनकी जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है, किसका, प्लांट ब्रीडिंग का। तो ये होता है इसका इंट्रोडक्शन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट ब्रीडिंग की परिभाषा क्या होती है, ये कौन, इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। तो प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य होता है उत्पादन को बढ़ाना, यानी फसलों के उत्पादन को बढ़ाना, रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाना और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना। अब हम बात करेंगे पौध प्रजनन का ऐतिहासिक विकास, यानी कि ये हम स्टेज के बारे में स्टेज वाइज हम बात करेंगे। यानी कि मेंडल का जो युग था उसमें क्या विकास हुआ, मेंडल से पहले कौन कौन से वैज्ञानिक आए, मेंडल के बाद कौन कौन से वैज्ञानिक आए, उन सब पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री मेंडलियन, यानी कि जो मेंडल से पूर्व के, मेंडल से पहले की बात करते हैं, यानी प्राचीन काल की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता था कि ये जो पादप प्रजनन होता है ये इतना डेवलप नहीं होता था, यानी कि इस समय में क्या होता है कि किसान अनुभव के आधार पर चयन करते थे। यानी कि जैसे कि कोई फसल बो रखी है तो उसमें क्या होता था कि जो अच्छे बीज वाले जो अच्छे पौधे होते हैं उनके बीज अलग कर लिए जाते थे, फिर उनको नेक्स्ट जो हम फसल बीज बोते हैं उसमें हम उन बीजों को काम में लेते थे। यानी कि जैसे कि हमने इस वर्ष मूंग की खेती की या बाजरे की खेती की तो उसमें क्या होता है, कोई अच्छे बीज होते हैं जिनका जो भुट्टा होता है वो बड़ा होता है, पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा होता है, तो हम उनको अलग कर लेते थे, यानी कि सभी बीजों से अलग कर लेते थे। फिर वापस नेक्स्ट वर्ष जब हम बाजरे की बुआई करते थे तो उन्हीं बीजों का प्रयोग करते थे जो हमने पिछले वर्ष अलग किए थे, यानी कि जिनकी जो अच्छे बीजों को अगली फसल के लिए रख लिया जाता था। यानी कि जो किसान थे वो अपने अनुभव से, वो किसी भी वहां पे किसी भी साइंस का प्रयोग नहीं करते थे, वो अपने अनुभव से बीजों को अलग करते थे। जैसे कि देसी किस्में दीर्घकालीन चयन से विकसित हुई, यानी कि जो देसी किस्में होती है, जो हमारी देसी जो वेराइटी होती है वो ऐसे ही चयन करके ही विकसित हुई है, यानी कि इनका विकास ऐसे ही हुआ है, ये किसी भी प्रकार के क्रॉस से नहीं बनी है। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, यानी घरेलूकरण क्या होता है कि जो जंगली पौधे होते हैं उनको खेती के लिए अपनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो बीज होते हैं उनके वो धीरे धीरे काम में लिए जाते हैं, यानी जंगली पौधों से उन्हें जो उपयोगी बनाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन या घरेलूकरण कहते हैं। यानी कि जंगली पौधों को खेती के लिए अपनाया गया था। और मास सिलेक्शन क्या होता है, सामूहिक चयन का प्रयोग किया गया था, यानी कि प्राचीन काल में ये बात हो रही है मेंडल से पूर्व की, यानी कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उनसे पहले की बात हो रही है कि किस तरह से होता था कि यानी कि इस समय किसान ज्यादा मतलब विज्ञान का इतना नॉलेज नहीं था, तो वो अपने अनुभव से जो अच्छे बीज वाले जो पौधे थे उनको अलग करते थे, चयन करते थे उनका। जैसे कि गेहूं, चावल, जौ आदि फसलों का विकास इसी समय हुआ था, यानी कि जितनी भी जो अनाज वाली फसलें हैं उनका विकास जो हुआ था ऐसे ही हुआ था। कैसे, उनके जो अच्छे बीज वाले जो पौधे थे उनको अलग किया जाता था, उनका चयन किया जाता था। इसके बाद आता है कि जो
मेंडल से पूर्व काल में कुछ संकरण की अवधारणा दी गई, लेकिन ये अवधारणा वंशागति को स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाई। यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल है, उनसे पहले भी कई ऐसी अवधारणा दी गई थी संकरण की, यानी क्रॉस की ऐसी अवधारणा दी गई थी, लेकिन उनमें क्या हुआ कि जो वंशागति होती उसको जो स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाए थे, यानी उनका जो प्रयोग हुआ वंशागति को स्पष्ट नहीं कर पाए थे। इससे क्या हेरिडिटी जो होती है उसको स्पष्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन संकरण की अवधारणा को देने वाले मुख्य वैज्ञानिक निम्न है, जिनमें पहला आता है कि कैम्ब्रेरियस आते हैं, जिन्होंने 1694 में ये बताया कि पौधे जो होते हैं उनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, उनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किस वैज्ञानिक ने बताया कि जो पौधे होते हैं उनमें लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, तो वो थे कैम्ब्रेरियस। कब बताया था? 1694 में, यानी 1694 में ये बताया था। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो पौधों में लैंगिक प्रजनन के बारे में किसने बताया था। इनके बाद आए थे कोल रूटर 1761 में, जिन्होंने कृत्रिम संकरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया और इसके बारे में अध्ययन किया था। यानी कि सबसे पहला जो कृत्रिम जो संकरण था वो सफलतापूर्वक किसने पूरा किया था? तो वो थे कोल रूटर। कब किया था? 1761 में। यानी कि मेंडल से पहले ही जो कृत्रिम संकरण थे वो हो चुके थे, लेकिन केवल ये वंशागति को स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाए थे, इसलिए इनको ज्यादा पढ़ा नहीं जाता या इनको ज्यादा मान्य नहीं हुए थे। इनके बाद आए थे नाइट ने 1799 में किस्म सुधार पर कार्य किया था, यानी कि एक नाइट नाम के वैज्ञानिक आए थे, जिन्होंने क्या किया कि जो 1799 में ये आए थे और इन्होंने क्या किया, जो वेराइटी होती है उनके सुधार में, उनके डेवलपमेंट में इन्होंने कार्य किया था, इन्होंने योगदान दिया था। ये था मेंडल से पूर्व का, यानी प्राचीन काल की बात हो रही थी। इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक आए? किसान थे, किसान अपने अनुभव से बीजों को, अच्छे बीजों को अलग करते थे और उनको नेक्स्ट ईयर वापस बुआई के समय काम में लेते थे। और कुछ वैज्ञानिक भी आए जिन्होंने ये बताया कि जो पौधों में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। दूसरा उसके बाद आए कि कृत्रिम संकरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। और उसके बाद आए कि जो नाइट थे उन्होंने 1799 में कुछ किस्मों के सुधार में कार्य किया। लेकिन ये वैज्ञानिकों ने अवधारणा दी, लेकिन इनकी जो अवधारणा थी वो वंशागति को समझा नहीं पाए थे, इसलिए ये मान्य नहीं हुई थी। इनके बाद आए थे मेंडलियन युग, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल की एंट्री होती है यहाँ से। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ था 1822 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1884 में। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक भी कहते हैं, यानी आनुवांशिकी के जनक, यानी आनुवांशिक के पिता भी हम इनको कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था और इन्होंने अनुवांशिकी के 3 सिद्धांत दिए थे। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन्हीं के 3 नियम इन्होंने दिए थे। और इन्होंने 1866 में वंशागति के नियम प्रतिपादित किए, जो पादप प्रजनन में एक महत्वपूर्ण सफलता थी। यानी कि जो मेंडल थे, उन्होंने इनसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे वो वंशागति को अच्छे से नहीं समझा पाए थे, स्पष्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया, इसके साथ ही 3 सिद्धांत दिए और 1866 में वंशागति के नियम को अच्छे से स्पष्ट किया, यानी समझाया। और इन्होंने की जो ये सफलता थी, यानी वंशागति के नियम को प्रतिपादित किया था, ये पादप प्रजनन में एक महत्वपूर्ण सफलता भी थी। अब हम बात करते हैं, मेंडल की बात होगी, मेंडल से पहले कौन कौन से वैज्ञानिक आए उनकी बात होगी। अब मेंडल के बाद कौन कौन से वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या क्या काम किया, उन पर भी हम चर्चा करते हैं। तो मेंडल के बाद 1900 में उन जो मेंडल के जो नियम थे उनका पुनः खोज की गई थी। वो किसके द्वारा की गई थी? उसमें 3 मुख्य वैज्ञानिक थे, हुगो डीब्रीज, कोरेंस और लेमार्क नामक 3 वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी और इनको मान्य किया था। यानी कि ये आपको याद होना चाहिए कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज कब की थी और किन वैज्ञानिकों ने की थी। तो 1900 सन 1900 में की थी और हुगो डी व्रीज, कोरेंस और लेमार्क नामक 3 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। फिर बात करते हैं कि सन 1903 में जॉनसन ने शुद्ध रेखा यानी प्योर लाइन की अवधारणा दी, जिससे स्वपरागित फसलों में चयन का आधार स्पष्ट हुआ। यानी कि जो जॉनसन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1903 में शुद्ध रेखा जो प्योर लाइन जो होती है उसकी अवधारणा दी थी। इसके बाद हमारे नेक्स्ट जो वैज्ञानिक थे, 1908 में सूल और ईस्ट नामक 2 वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मक्का में इनब्रीडिंग
और हेटेरोसिस की व्याख्या की थी। यानी इन्होंने क्या बताया कि जो मक्का में इनब्रीडिंग कैसे होती है और हेटेरोसिस के बारे में इन्होंने व्याख्या की थी। किसने की थी? ईस्ट और सूल नामक वैज्ञानिक ने। कब की थी? 1908 में, यानी कि 1908 में इन्होंने ये व्याख्या की थी। और सन 1918 में जोन्स नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने डबल क्रॉस संकरण की अवधारणा दी, जिससे व्यावसायिक स्तर पर संकर बीज उत्पादन आसान हुआ। यानी इन्होंने क्या बताया कि जो डबल क्रॉस संकरण अवधारणा थी, वो दी थी जोन्स ने 1918 में। और इनसे इसका फायदा क्या हुआ कि जो संकर बीज होते हैं, उनको व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करना आसान हो गया था। यानी कि बड़े स्तर पर हम इसको उत्पादित कर पा रहे थे। किनकी अवधारणा के कारण? जोन्स की अवधारणा के कारण। और संकर प्रजनन से प्रभावित फसलें कौन कौन सी थी? तो उनमें मुख्य फसलें थी मक्का, जवार और बाजरा। यानी कि ये तीन मुख्य ऐसी फसलें थी जो संकर प्रजनन था, जो जोन्स ने दिया था, इससे ये प्रभावित हुई। और इनका जो प्रभाव था वो ज्यादा इन फसलों पर देखा गया था, जिनमें थी मक्का, जवार और बाजरा। इसके बाद आता है सन 1927 में एच जे मुलर ने जंतुओं में उत्परिवर्तन को एक्सरे से प्रेरित किया। यानी कि जो एच जे मुलर थे, उन्होंने ये जो जंतु होते हैं उनमें जो उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन जो होता है, उसको प्रेरित किया। किसके माध्यम से किया था? एक्सरे, ये जो रे होती है, यानी एक्सरे जो होती है, किरणें होती है, इनके माध्यम से प्रेरित किया था। क्या? उत्परिवर्तन, यानी म्यूटेशन इनमें प्रेरित किया था। सन 1928 में एल जे स्टेंडलर ने मक्का और जौ में प्रेरित उत्परिवर्तन प्रदर्शित किया था। और उत्परिवर्तन से फसलों के आनुवंशिक सुधार तथा नए लक्षणों को विकसित करने में सहायक है। यानी कि इसमें क्या होता है? उत्परिवर्तन में क्या होता है कि जो क्रॉप्स होती है उनमें जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक सुधार किया जाता है और नए लक्षण उसमें विकसित किए जाते हैं। यानी कि इसमें जो उत्परिवर्तन करा के जो विकास किया जाता है, यानी आनुवंशिकी में विकास किया जाता है और नए लक्षण जो होते हैं उनको विकसित किया जाता है। फिर इसके बाद आए थे आधुनिक युग की बात करते हैं। यानी कि इसमें हम बात करते हैं 1940 से लेकर वर्तमान तक। पोस्ट मेंडेलियन जो युग था उसमें हम बात कर रहे थे 1900 से लेकर 1940 तक। और जो मेंडेलियन वर्ग था उसमें हम मेंडल के युग की बात कर रहे थे। तो अब हम बात करेंगे आधुनिक युग की, यानी 1940 से लेकर वर्तमान तक हम बात करने वाले हैं। तो 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसका उत्पादन जो अधिक, यानी कि जिसका जो मुख्य उद्देश्य था, यहाँ से आप देखना कि जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि बोनी किस्मों का विकास करना, फसलों को गिरने से बचाना आदि इसका मुख्य उद्देश्य था। यानी कि आपको ये याद रखना है कि जो हरित क्रांति थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी कि हरित क्रांति थी, उससे पहले गेहूं की लंबी वेराइटियां आती थी। यानी कि जो गेहूं था उसकी जो हाइट थी वो ज्यादा थी, जिससे क्या होता था कि फसलें गिर जाती थी, अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता था। लेकिन जो हरित क्रांति आई थी उसका उद्देश्य था एक तो बोनी किस्मों का विकास करना, दूसरा फसलों को गिरने से बचाना और तीसरा इसका उत्पादन को बढ़ाना। यानी ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, ये आपको पता होना चाहिए और लगभग एग्रीकल्चर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन तो आता ही है। भारत में हरित क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन और विश्व में थे जो नॉर्मन बोरलॉग। यदि आपको भारत और विश्व में ऐसे ना ही केवल ऐसा क्वेश्चन आए कि हरित क्रांति के जनक कौन है और उसमें जो एम एस स्वामीनाथन नहीं होते हैं तो आपको नॉर्मन बोरलॉग करना, और यदि होते हैं तो भी आपको नॉर्मन बोरलॉग ही करना है। क्योंकि यदि आपको वहां पे नहीं पूछा जाता है कि भारत में पूछा गया है या विश्व में पूछा गया, तब तक आपको नॉर्मन बोरलॉग ही करना है। नॉर्मन बोरलॉग तथा जो IRRI होता है द्वारा विकसित धान की किस्में जो होती है, इसमें परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि नॉर्मन बोरलॉग ने गेहूं की और धान की जो किस्में थी वो विकसित की थी। भारत में जो हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन है। उत्तेक संवर्धन, ट्रांसजेनिक्स और जीनोम एडिटिंग जैसे जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों ने पादप प्रजनन को अधिक सटीक और प्रभावी बना दिया। यानी कि ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने जो हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की बात की, यानी कि ऐतिहासिक विकास जो पादप प्रजनन का होता है उस पर हमने चर्चा की कि किस तरह से विकसित हुआ पादप प्रजनन जो होता है वो। अब हम बात करते हैं इस जो टॉपिक था उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू होते हैं उसकी भी हम साथ साथ बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है, प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य होता है उत्पादन को घटाना,
केवल सजावटी पौधे बनाना, उत्पादन बढ़ाना और गुणवत्ता सुधार करना, केवल जंगली पौधों को का उपयोग करना। तो इसका जो उद्देश्य था वो उत्पादन को बढ़ाना और गुणवत्ता सुधार करना था। प्री मेंडलियन जो एरिया होता है वो किस समय तक मान्य था, तो वो था 1865 तक वो मान्य था। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो डोमेस्टिकेशन का अर्थ होता है जंगली पौधों को खेती में लाना, यानी कि जंगली पौधों को खेती में लाना। पौधों में लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज किसने की, की थी कैम्ब्रियोरियस ने की थी। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल को कहा जाता है, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। और इन्होंने वंशागति को भी जो प्रतिपादित किया था या स्पष्ट रूप से समझाया था। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे, गेहूं, मक्का, मटर या धान। तो सामान्य सी बात है, इन्होंने जो बगीचे वाला जो गार्डन जो पी होता है, यानी गार्डन जो मटर होता है उस पर किया था। उसका बॉटनिकल नेम होता है पायसम सेटाइवम। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है प्योर लाइन की अवधारणा किसने दी थी, सूल ने, जॉनसन ने, मुलर ने या नाइट ने। तो इसकी जो अवधारणा दी थी वो दी थी जॉनसन ने, इसकी अवधारणा दी थी। और हेटेरोसिस की व्याख्या किसने की थी, मेंडल ने, बोरलॉग ने, सूल और ईस्ट ने या आपके टेसर मार्क ने। यानी तो इसकी जो अवधारणा दी थी वो दी थी सूल और ईस्ट ने इसकी अवधारणा दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है, और कब दी थी वो भी आपको याद रखना है। मेंडल के नियमों की पुनः खोज किस वर्ष में हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 1900 में। और 3 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, ह्यूगो डी व्रीज, कोरेंस और लेमार्क नामक 3 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। हरित क्रांति के जनक कौन है, तो इसमें दोनों दिए गए, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन यहाँ पे कोष्टक में दिया है वर्ल्ड में, यानी कि विश्व में पूछा गया है तो नॉर्मन बोरलॉग आपकी इसका सही आंसर होगा। तो ये थी आज के हमारा टॉपिक का। इसके साथ ही हमने इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के पर भी चर्चा की थी। आपको क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट में जरूर बताएं। आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको पुराने पेपर, गेस्ट पेपर या इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप किसी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करना चाहते हैं तो आप उसके लिए डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना यदि आप जरूर करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो वहां से आप डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।